वेलकम स्टूडेंट्स, अपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने लगे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस लोगों का भारत में आगमन कैसे शुरू हुआ, यूरोपियंस लोग कैसे भारत में आए। जैसे ही यूरोपियंस लोगों की एंट्री भारत में शुरू होती है तो हमारी किस हिस्ट्री की शुरुआत होती है, मॉडर्न हिस्ट्री हम वहां से पढ़ते हैं। अगर हम यूरोपियंस की बात करें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी हमारे भारत में 5 यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ। 5 यूरोपियन कंपनियों ने हमारे भारत में एंट्री ली। उनका पहले हमें सीरियल ऑर्डर पता होना चाहिए। जो पहले थे वो थे पुर्तगीज। द फर्स्ट यूरोपियन इज पुर्तगीज, जो पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते थे। द सेकेंड वन इज डच। डच क्या है? डच वर्तमान में जो हमारी कंट्री है नीदरलैंड, नीदरलैंड के पीपल्स को हम क्या कहते हैं? डच। द थर्ड वन इज ब्रिटिश। थर्ड वन इज ब्रिटिश। थर्ड नंबर पे कौन आए? हमारे अंग्रेज आए भारत में, जिन्होंने हमारे 200 लगभग 200-250 साल भारत में राज किया। तीसरे नंबर, फोर्थ नंबर वन इज डेनिश। द फोर्थ वन इज डेनिश। डेनिश हम किसे कहते हैं? डेनमार्क के लोगों को हम डेनिश कहा जाता है। डेनमार्क कंट्री है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है। जो ये 5 कंट्री देखेंगे ये यूरोप कॉन्टिनेंट से में पड़ती है, इसलिए इन्हें कौन से लोग का हम यूरोपियंस कहते हैं। द फिफ्थ वन इज फ्रेंच। फ्रेंच यानी फ्रांस के लोग आए लास्ट में भारत में। अगर हम बात करें इन 5 यूरोपियंस कंपनियों के बारे में, फ्रेंच सबसे लास्ट में आए और सबसे पहले भारत में से चले गए, और जो पुर्तगीज से सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में भारत से गए। अगर हम बात करें, देखो स्टूडेंट, एक कंफ्यूजन होती है ये 2 स्टूडेंट्स को, डच और ब्रिटिश में। कई कहते हैं ब्रिटिश पहले आए या डच पहले आए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हम यूरोपियंस के आगमन की बात करें, यूरोपियंस लोगों का आगमन क्रम क्या है, उनका आगमन कैसे हुआ? सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए और फिर कौन आए? फ्रेंच आए। अगर हम पुर्तगीज की बात करें तो वो भारत में कब आए? इन 1498। 1498 में उनका भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ। अगर हम डच की बात करें तो डच कब आए भारत में? 1595 में। 1595 में क्या हुआ इनका? 1595 में इनकी भारत में एंट्री हुई। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो 1600 में ब्रिटिशों का एंट्री शुरू हुई इंडिया में। द फोर्थ वन इज डेनिश। वे कब आए भारत में? 1616 ईस्वी में। एट द लास्ट वन इज फ्रेंच इन 1664। 1664 ईस्वी में फ्रेंच पीपल आए भारत में। ये तो हो गया यूरोपियंस कंपनियों का आगमन। देखो, अगर हम इनके आगमन की बात करें, भी इंडिया में इनकी एंट्री कब कब हुई, ये तो उनका तो क्रम ये है। अगर इनकी कंपनियों की बात करें, अगर यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कब हुई तो उसका एक अलग है। तो अब हम देखेंगे यूरोपियन कंपनी स्थापित कब हुई, किस वर्ष में उनकी स्थापना हुई कंपनी की। अब हम देखेंगे यूरोपियन कंपनीज इस्टेब्लिश। यूरोपियन कंपनियों की स्थापना का क्रम वो अलग है। पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगीज कंपनी 1498 में आए, और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले 1503 में अपनी फैक्ट्री कहां पे खोली? कोचीन में।
यूरोपियन कंपनी स्टैब्लिशमेंट सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी आई 1498 में और 1503 में इन्होंने कोचीन, कोचीन एक जगह का नाम है जो कहां पे पड़ती है, वर्तमान में केरला में। दूसरे नंबर पे कौन आए, अगर हम कंपनी की स्थापना की बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, ब्रिटिश। दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना। अगर आगमन की बात करें कौन से पर्सन पहले आए तो फिर हम क्या लिखते हैं, डच। तो ये कंपनी की बात करें वहां पहले हमने उनके अराइवल की बात की भी, कौन पहले आया, तो ब्रिटिश कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, इन 1600। और इन्होंने क्या किया, 1608 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, कहां पे, सूरत, जो वर्तमान में कहां है, गुजरात। थर्ड क्या है स्टूडेंट, थर्ड नंबर पे कौन सी कंपनी बनी, डच। थर्ड नंबर पे कौन सी कंपनी बनी, डच, इन 1602। 1602 में डच ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की वहां पर, और इन्होंने 1605 में फैक्ट्री लगाई कहां पर, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो वर्तमान में कहां पर है, आंध्र प्रदेश स्टेट में। और फोर्थ इज डेनिश। डेनिश कौन है, जिन्हें डेनमार्क के लोगों को हम डेनिश कहते हैं। डेनिश 1616 में इन्होंने कंपनी बनवाई और 1620 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई कहां पे, ट्रंकी बार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ट्रंकी बार, जो कहां पे है वर्तमान में, तमिलनाडु में। कब लगाई, 1620 में। और फिफ्थ नंबर पे कौन आए, फिफ्थ नंबर पे आए फ्रेंच पीपल। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और इन्होंने 1668 में अपनी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की, कहां पे, सूरत में। सूरत में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की। तो ये हो गया यूरोपियन कंपनियों की स्थापना का क्रम। जो हमने पहले पढ़ा था वो यूरोपियन लोगों का आगमन का क्रम। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर हम इन क्या कंपनी की बात करें तो पहले ब्रिटिश कंपनी बनी। अगर हम आगमन की बात करें कौन सा पर्सन पहले आया तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, डच। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो आओ स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं कि यूरोपियंस लोगों को भारत में आने की जरूरत क्यों पड़ी, इनको भारत में आने की जरूरत क्यों पड़ी और ये किस मकसद के लिए भारत में आए थे। वाई यूरोपियंस कम टू इंडिया। अगर हम यूरोपियंस की बात करें तो पहले यूरोपियंस लोग क्यों आए भारत में, व्यापार करने के लिए, और इनको व्यापार करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो पहले हम उनके बारे में जानेंगे। देखो स्टूडेंट, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो हमारे वर्ल्ड मैप में टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। एक कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। द सेकंड कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। और कॉन्टिनेंट कौन सा है, थर्ड इज यूरोप कॉन्टिनेंट। एंड द फोर्थ वन इज एशिया एंड द फिफ्थ वन इज अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट इज अंटार्कटिका। देखो स्टूडेंट, हमारे भारत में पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका, सेकंड इज साउथ अमेरिका, थर्ड इज अफ्रीका, फोर्थ इज यूरोप, फिफ्थ एशिया एंड सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ इज अंटार्कटिका। द सेवंथ कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारे 5 यूरोपियन कंपनीज आई हैं भारत में, वो किस जगह से आई हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में। आपको पता ही यूरोप कॉन्टिनेंट में यहां से एक देश था, कौन सा, जो हमने पढ़ा है, पुर्तगाल, पुर्तगीज कंट्री। पुर्तगीज के साथ एक कंट्री और कौन सी है, एस से कौन सी कंट्री है, स्पेन। तो क्या था स्टूडेंट्स,
अब हम यूरोप कॉन्टिनेंट और हम इंडिया, हमारा जो इंडिया है वो यहां पे था। तो हम देखते हैं अभी यूरोप और इंडिया से जो व्यापार है वो कैसे शुरू हुआ। अगर हम बात करें भी यूरोप से इंडिया का, यूरोप से पहले भी व्यापार था। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, तब भी इंडिया से वो व्यापारिक संबंध थे। बट जब व्यापारिक संबंध किस माध्यम से थे? बाय लैंड, वो लैंड के थ्रू इनका व्यापार होता था। पर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे अरब है, कुछ अरब थे यहाँ पे, यहाँ टर्किश थे, तो उनके यहाँ पे अरब और यहाँ पे टर्किश, कुछ तुर्क लोगों थे, उनके साथ क्या हो गया, यूरोप लोगों के क्या मतभेद पैदा हो गए, उनके बीच क्या हुआ, लड़ाई वगैरह हो गई। तो क्या हुआ, टर्कियों या अरेबियंस ने क्या किया, यूरोप लोगों को भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया उन्होंने। तो क्या था, अब इंडिया में उस टाइम मध्यकालीन भारत चल रहा था। इंडिया में किसका राज चल रहा था? मुगल वंश। इंडिया में मुगल वंश चल रहा था। अगर हम बात करें जब यूरोपियंस लोग भारत में एंट्री शुरू होने लगी है उनकी, तो क्या था, यूरोपियंस लोगों ने क्या किया, भी देखो हमने भारत के साथ व्यापार करना है, तो इन्होंने क्या किया, भी अब लैंड के थ्रू तो व्यापार नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम समुद्री मार्ग से व्यापार की को खोजे, भी समुद्री मार्ग से रास्ता ढूंढे कि जैसे भारत के साथ व्यापार हो सके। एक बात तो क्लियर है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट के लोग थे वो समुद्री मार्ग खोजने में बहुत बड़े माहिर थे। समुद्री खोज करने में वो बहुत माहिर थे। और उनमें सबसे माहिर कौन सी कंट्री? दो कंट्री थी, स्पेन और पुर्तगाल। तो क्या किया, पुर्तगाल की कंट्री के लोगों ने 1488 में, इन 1488, एक पर्सन थे जिसका नाम था बार्टोलोमियो डियास। पुर्तगाल कंट्री के एक पर्सन थे जिनका नाम था 1488 में, एक पर्सन थे बार्टोलोमियो डियास। उनको क्या किया, उनको भारत, इंडिया की खोज। तो पुर्तगीज में क्या है, 1488 में एक पर्सन थे जिनका नाम था बार्टोलोमियो डियास। उन्होंने समुद्री मार्ग से इंडिया को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो इंडिया को खोज नहीं पाए। उन्होंने क्या खोजा, उन्हें अफ्रीका में एक जगह थी जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। उन्होंने केप ऑफ गुड होप को खोजा। तो क्या किया उन्होंने, केप ऑफ गुड होप खोज दिया। इसके 4 सालों बाद, तकरीबन इनके 4 सालों के बाद, इन 1492 इटली, यहां पे एक कंट्री थी जिसका नाम है इटली। इन 1492 इटली ने अपना तकरीबन 4 सालों के बाद अपना एक पर्सन भेजा, उसका नाम था कोलंबस। उस पर्सन का नाम क्या था? कोलंबस। उसको भारत की खोज करने के लिए भेजा, क्योंकि उस टाइम कोलंबस बहुत माहिर था समुद्र की खोज करने में, और उसने सुना हुआ था भी एशिया में एक देश है जिसका नाम है भारत, वो सोने की चिड़िया कहलाता है, तो वहां पर अगर हम जाएंगे तो व्यापार बहुत अच्छा होगा। तो क्या किया, उसको कोलंबस को भेजा गया इंडिया की खोज करने के लिए। वो गया तो इंडिया की खोज करने के लिए था, पर गलती से वो जाना तो उसने इधर था, उसने गलती से यहां पर खोज कर दी, इधर चला गया वो। तो क्या किया उसने, इंडिया की बजाय उसने किस चीज क्या खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी। किसने? कोलंबस ने। तो इसलिए हम कहते हैं अमेरिका का डिस्कवरर कौन है? कोलंबस। फिर क्या हुआ, पुर्तगीज लोगों ने फिर अपना एक पर्सन भेजा इन 1498 में। उस पर्सन का नाम बड़ा फेमस है, अक्सर हम उनका नाम जानते हैं। उस पर्सन का नाम क्या था? वास्को डी गामा। वह एक पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करता था, उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। यही सबसे पहला पर्सन था जिसने क्या किया, समुद्री मार्ग से इंडिया को खोज की, इंडिया को डिस्कवर किया समुद्री मार्ग से। किसने? वास्को डी गामा ने।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे इनकी समुद्री मार्ग की खोज हुई। तो क्वेश्चन है, पहला पुर्तगीज कौन था जिसने इंडिया की खोज की? उसका नाम था वास्को डी गामा। कब खोज की इसने? 20 मई 1498 इन 1498 में उसने क्या किया? इंडिया की खोज की। तो अब पढ़ते हैं स्टूडेंट इनके बारे में, पुर्तगीज के बारे में। तो देखो स्टूडेंट क्या हुआ, इन 20 मई 1498 पुर्तगीज पर्सन आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। अगर हम बात करें भारत में कैसे पहुंचा, जैसे देखो जब समुद्री मार्ग से जहाज आते थे तो हमारे भारत में एक पर्सन, वे किसकी मदद से वास्को डी गामा भारत पहुंचा? किसकी मदद से? एक गुजरात का शासक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, ये गुजरात, जो वर्तमान में गुजरात है, वहां का एक राजा था। वह भी समुद्री मार्ग से क्या है, घूम रहा था। तो इसकी मदद से वास्को डी गामा, अब्दुल मजीद गुजरात का एक शासक था, इसकी मदद से उसने क्या किया? भारत की, इंडिया की क्या की? खोज की। इंडिया की खोज की। अगर हम इंडिया देखें वर्तमान में, हम इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से इंडिया पहुंचा। और सबसे पहले वह कौन सी जगह में पहुंचा? तो क्या हुआ, उन्होंने कहां पर पहुंचा? हो एक यहां पे जगह थी जिसका नाम था, जगह का नाम था कैलीकट। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, जो वास्को डी गामा है वह समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा, किसकी मदद से? अब्दुल मजीद की मदद, गुजरात का जो शासक था उसकी मदद से वह सबसे पहले कहां पर पहुंचा? एक दक्षिण पश्चिम में एक प्रमुख बंदरगाह थी, पोर्ट था, जिसका नाम था कैलीकट। यह कैलीकट में अपना जहाज लेकर उतरा, जहाज लेकर पहुंचा। तो क्या किया, वहां का एक लोकल शासक था, वहां का एक लोकल रूलर जिसका नाम था जैमोरिन। वहां पर एक लोकल रूलर था जिसका नाम था जैमोरिन। तो जैमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, इनका वेलकम किया और इनको अपने दरबार में भी रखा। तो क्या किया, इनको कुछ अधिकार प्रदान किए वास्को डी गामा को। अब क्या हुआ, वास्को डी गामा यहां कितने महीने रहा? 3 महीने। 3 महीनों तक, 3 मंथ तक ये भारत के कैलीकट जगह पर रहा। क्या किया 3 महीनों में? इन्होंने 3 महीने तक ये यहां पे रहा और यहां से क्या किया, वापस जाने के बाद क्या किया, जो यहां से ये कच्चा माल लेकर जा रहा था, क्योंकि यूरोप में कच्चे माल की बहुत अधिक जरूरत है। कच्चा माल जैसे मिर्च मसाले वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया, 3 महीने के बाद वह कच्चा माल अपने जहाज पर लादकर वापिस अपनी देश में गया और वहां उसने इस जो यहां से माल खरीदा था वहां 60 गुना मुनाफे पर बेचा। 60 गुना मुनाफे पर बेचा। किसने? वास्को डी गामा ने। वहां जाकर इसने इस कच्चे माल का 60 गुना मुनाफा लिया। अगर मान लो अगर ये 100 रुपए का माल लेकर गया भारत से तो 60 गुना मतलब 6,000 का इसको मुनाफा हुआ। तो देखो इतना मुनाफा हुआ तो इसने क्या किया, इसके मन में लालच है अभी दोबारा भारत जाया जाए। तो क्या हुआ, लोग जमहूरी ने स्वागत किया इसका। फिर क्या हुआ, ये फिर दोबारा भारत में आया। कब आया? इन 1501 1501 ईस्वी में फिर वास्को डी गामा दोबारा भारत में इसकी क्या हुई, एंट्री शुरू हुई।
ये भी क्वेश्चन आता है वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? 2 बार। सबसे पहले आया 1498 में और फिर 3 सालों के बाद दोबारा आया 1501 में। यहां फिर क्या हुआ, वास्को डी गामा ने क्या था, एक जगह थी कन्नौर, यहां पर आके इसने क्या किया, कन्नौर एक जगह का नाम है, वहां पर इसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यहां पर इसने कुछ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और उसे करने के बाद क्या हुआ, इसने कन्नौर, कालीकट पर कन्नौर कालीकट पर क्या हुआ, पुर्तगालियों की क्या हुई, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। अब क्या हुआ आगे, जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लिया तो देखो फैक्ट्रियों के सिस्टम था, वहां की पुर्तगाल गवर्नमेंट ने क्या किया भी, अगर भारत में इन्होंने कई जगह पर फैक्ट्री स्थापित की हैं तो उस फैक्ट्रियों के सिस्टम को चलाने के लिए क्या किया, इन्होंने अपना एक वायसराय नियुक्त किया। अगर हम बात करें फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगीज, अगर हम बात करें पुर्तगीज ने अपना जो पहला वायसराय जो इंडिया में नियुक्त किया, अपॉइंट किया, उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला पुर्तगीज वायसराय जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसको पुर्तगीज ने अपना वायसराय नियुक्त किया भारत में। और क्या इसने किस चीज की पॉलिसी को अपनाया, इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया इसने भारत में। अब स्टूडेंट ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था जो भारत के, देखो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के साउथ में है हिंद महासागर और इंडिया के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर। तो इन्होंने क्या किया भी, अरब सागर और हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। उन्होंने कहा भी हिंद महासागर और अरब सागर पर केवल पुर्तगीज लोगों के जहाज चलेंगे और किसी कंपनी के नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपना वहां पर दबदबा स्थापित किया हिंद महासागर और अरब सागर पर। उसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी को स्थापित किया किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसको गवर्नर नियुक्त किया गया कब, 1505 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, सेकंड वायसराय बनाया गया। काफी टाइम के बाद क्या हुआ, सेकंड वायसराय ऑफ पुर्तगीज, सेकंड वायसराय ऑफ पुर्तगीज। पुर्तगीज का सेकंड वायसराय अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के स्थान पर कौन वायसराय बना, उसका नाम था एल्फ्रेड डी अल्ब्रूक। अल्ब्रूक कहते हैं उसको, एल्फ्रेड डी अल्ब्रूक, सॉरी अल्फोंसो डी अल्ब्रूक को पुर्तगीज ने अपना दूसरा वायसराय बनाया। कब बनाया, इन 1509। देखो स्टूडेंट्स क्या कब बनाया, इन 1509। इसने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, अगर हम बात करें कि पुर्तगीज लोगों ने गोवा को कैप्चर कब किया और किसने कैप्चर किया गोवा को। सबसे पहले पुर्तगीज लोगों ने गोवा को कैप्चर किया, किसकी मदद से, किसने कैप्चर किया, अल्फोंसो डी अल्ब्रूक ने। कब किया, इन 1510। इसने क्या किया, वायसराय बनते ही 1510 में एक सुल्तान थे बीजापुर के, सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर उस टाइम वर्तमान में कर्नाटका में है, नीचे इंडिया के। तो इसने सुल्तान के बीजापुर से, तो सेकंड वायसराय कौन बने,
उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बरू को पुर्तगीज ने अपना दूसरा वायसराय नियुक्त किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के स्थान पर। उसने वायसराय बनते ही 1510 ईस्वी में सुल्तान के बीजापुर से गोवा को कैप्चर कर लिया। किसने? अल्फोंसो डी अल्बरूक ने। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ। नेक्स्ट देखो क्या हुआ स्टूडेंट। अब जो सेकंड वायसराय था जिसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बरूक, इसने क्या किया, जब जहां पे ये रूल कर रहा था, जहां पे इंडिया में रहकर इसने जो रूल किया, तो इसने किस प्रोसेस को बैन कर दिया? इसने सती प्रोसेस को बैन किया। भारत में रहकर इसने जहां पे रूल कर रहा था, तो इसने सबसे पहले किस चीज पर बैन लगाई? सती प्रोसेस। सती पर बैन लगाया इसने सबसे पहले, ठीक है। और इसने क्या कहा? मैरिज विद लोकल्स। इसने क्या किया, जो भी पुर्तगीज लोग आए थे इसके साथ, इसने उनको कहा कि आप शादी वगैरह करिए वहां की लोकल महिलाओं से, ताकि वो जो महिलाएं थी उनको हम लैंडलॉर्ड बना सकें, जमींदार का प्रमुख बना सकें। तो इसने बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया अपने पुर्तगीजों की, आप मैरिज कराइए वहां की लोकल्स वुमेन से, लोकल इंडियन वुमेन से। तो ये भी क्या थी? इसकी एक प्रथा थी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ? एक थर्ड वायसराय, एक थर्ड वायसराय बना। पुर्तगीज लोगों ने थर्ड वायसराय बनाया। देखो स्टूडेंट्स, हम पांचों कंपनियों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पुर्तगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए और फ्रांस आए। लास्ट में किसका रूल चलेगा? हमारे ब्रिटिश लोगों। बाकी कंपनियों को ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? युद्ध के द्वारा इनको भारत से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। तो हम पहले यूरोपियन लोगों को देखते हैं, पुर्तगीज लोगों ने क्या क्या किया इंडिया में रहकर, तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड वायसराय कौन बना? नीनो डिकोना। नीनो डिकोना को थर्ड वायसराय नियुक्त किया गया। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है नीनो डिकोना की? देखो, जब पुर्तगीज लोग भारत में आए थे तो इन्होंने अपनी कैपिटल, जो राजधानी है, वो इनकी थी कोचिन। अगर हम पूछ रहे हैं आपसे पेपर्स में कि पुर्तगीज लोगों की कैपिटल कौन सी थी, उसका नाम था कोचिन। इसने क्या किया? इसने कोचिन से, इसने कोचिन से कैपिटल को कोचिन से बदलकर किसको कैपिटल बनाया? गोवा को अपनी कैपिटल बनाया। किसने? नीनो डिकोना ने गोवा को क्या किया? अपनी कैपिटल बनाया। किसने? नीनो डिकोना ने। इसे कोचिन से बदलकर कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी? गोवा में। नेक्स्ट देखो फिर क्या हुआ। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया। 1531 में क्या हुआ? एक घटना हुई। गुजरात में एक राजा थे जिनका नाम था बहादुर शाह। उस टाइम 1530 में हम अगर बात करें 1531 की, देखो हम पैरेलल चलेंगे हिस्ट्री में क्या क्या चीज चल रही है। अगर हम 1530 की बात करें तो उस टाइम एक मुगल शासक का रूल चल रहा था जिसका नाम था हुमायूं। अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगलों का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1526 से 1857 तक। सबसे पहले आए बाबर 1526 से 1530। उसके बाद दूसरे नंबर पे आए हुमायूं 1530 से 1556। तो वही टाइम पीरियड है हुमायूं का। तो क्या किया, एक गुजरात का शासक था, रूलर था, उसका नाम था बहादुर शाह। तो उसके क्या थे? हुमायूं के साथ कुछ मतभेद थे। तो ये मदद के लिए किसके पास आया था? नीनो डिकोना के पास आया।
पर बाद में हुमायूं खुद ब खुद उसके रास्ते से हट गया। पर फिर भी इसने क्या किया, नीनो डिकोना को क्या किया, अपने पास बुलवाकर क्या किया, इसकी हत्या कर दी। किसने? नीनो डिकोना ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी धोखे से। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1535 में, इन 1535 पुर्तगीज लोगों ने क्या किया, दमन एंड दीहू पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया अपना, इसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया दमन एंड दीहू को। आगे देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, अगर हम बात करें अब पुर्तगीज लोगों की, तो इनकी क्या थी, इनका ये भारत में इनकी देन क्या थी, ये क्या क्या लेकर आए भारत में। अगर हम इनकी भारत में देन की बात करें, भारत में इनका आगमन से क्या अफेक्ट पड़ा, ये भारत को क्या कुछ देकर गए। अगर हम सबसे पहले एक बात करें टोबैको, अगर हम बात करें भाई तंबाकू की कृषि, तंबाकू की खेती है, जो एग्रीकल्चर है, सबसे पहले शुरुआत किसने की, तंबाकू की कृषि किसने आरंभ की, तो वो थे पुर्तगीज। तो ये भारत में तंबाकू की खेती लेकर आए, कौन, पुर्तगीज। तो पुर्तगीज लोग ही पहले लोग थे जिन्होंने क्या किया, भारत में तंबाकू की शुरुआत की। अगर क्वेश्चन आए भारत में तंबाकू की शुरुआत किसने की, 4 ऑप्शन हो, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश या फ्रेंच, तो हम क्या कहेंगे, पुर्तगीज। और क्या लेकर आए भारत में ये, इन्होंने 1556 में, इन 1556 इन्होंने क्या किया, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए ये गोवा में सबसे पहली बार। तो प्रिंटिंग प्रेस जो हम आज यूज करते हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी किन्होंने की, सबसे पहले पुर्तगीज ने 1556। और इनकी सबसे बड़ी क्या थी, ये कौन से सिस्टम को फॉलो करते थे, इन्होंने एक बहुत बढ़िया सिस्टम लॉन्च किया, कार्टेज सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कार्टेज प्रणाली। इन्होंने कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की। पुर्तगीज लोगों ने कौन सी प्रणाली की शुरुआत की, कार्टेज सिस्टम की शुरुआत की। अब ये कार्टेज सिस्टम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कार्टेज सिस्टम, व्हाट इज कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम का मतलब होता है समुद्र और समुद्री व्यापार पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करनी, अपना कंट्रोल स्थापित करना। ये क्या करते थे, कोई भी अगर जहाज है, अगर वो पुर्तगीज, जहां पर भी पुर्तगाल लोगों का कब्जा था, उन्होंने अपना शासन कर रहे थे, तो जो भी वहां से जहाज गुजरेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, पुर्तगीज लोगों से परमिट लेना पड़ेगा। हम परमिट लेते हैं ना, परमिट। कोई भी जहाज अगर पुर्तगाल के क्षेत्रों से गुजरेगा तो उन जहाजों को क्या लेना पड़ेगा, परमिट। अगर वो परमिट नहीं लेंगे तो उनके जहाजों को क्या करेंगे हम, उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको क्या है, जहाजों को डुबो दिया जाएगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम का मतलब होता है समुद्र और समुद्री व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करना, पूरे सिस्टम वाइज परमिट लेना, उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेज सिस्टम। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कार्टेज सिस्टम किसने शुरू किया, सबसे पहले पुर्तगीज लोगों ने कार्टेज सिस्टम की शुरुआत की थी भारत में। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, हाँ अगर एक क्वेश्चन और है भी, अगर पुर्तगाल कंट्री है, जो पुर्तगाल हमें 5 कंट्री है ना, 5 कंट्री यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं। अगर हम बात करें पुर्तगाल कंट्री है, ये यूरोप में पड़ती है। वर्ल्ड मैप में देखना खोलकर, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन, और यहाँ पे क्या चलता है, करेंसी यूरो। तो ये क्वेश्चन आता है, पुर्तगाल की कैपिटल भी पता हो आपको क्या है, लिस्बन, और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, यूरो। अब हम देखते हैं, पुर्तगाल लोगों की देन भी पढ़ ली हमने, भारत में आए, उन्होंने हौली हौली क्या किया, कुछ स्थानों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ इनका, अब हम क्या पढ़ेंगे, पुर्तगीज लोगों का पतन कैसे हुआ। पुर्तगीज
द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज, पुर्तगीज लोगों की एंड कैसे हुआ, वे क्यों नहीं भारत में राज कर पाए, उसके कई रीजन हैं, पुर्तगीज क्यों नहीं कर पाए भारत में राज। अगर हम बात करें भी इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इनका एंड कैसे हुआ पुर्तगीज का, तो सबसे पहला कारण होता है रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। क्या था, पुर्तगीज लोगों की ना कठोर धार्मिक नीति के थे, ये कठोर धार्मिक नीति, ये बड़े कट्टर थे अपने धर्म के प्रति। अगर कट्टर धर्म के प्रति कट्टर होने की वजह से इनका हिंदुओं और मुसलमानों से शत्रुता रहती थी, तो हिंदू और मुसलमान इनसे दूर रहने लगे। ये क्या था, पुर्तगीज चाहते थे कि मुगल साम्राज्य में उस टाइम औरंगजेब का राज चल रहा था, ये इनका एम था भी मुगल साम्राज्य, पूरे मुगल साम्राज्य को, मुगलों को ईसाई धर्म में तब्दील करें। तो ये इनका एक सबसे बड़ा मकसद था जो नहीं कामयाब कर पाए। तो इनकी सबसे पहला कारण था कि कठोर धार्मिक नीति के कारण इनका डिक्लाइन हुआ। सेकंड वन क्या हुआ, क्या था, जो एक क्या था, एक समुद्री डाकू, समुद्री डाकू के रूप में प्रसिद्ध, समुद्री डाकू के रूप में प्रसिद्धि। मैं बताता हूं स्टूडेंट्स क्या मीनिंग है इसका। देखो जो पुर्तगीज लोगों थे ना, ये शुरू में ही समुद्री समुद्री डाकुओं के रूप में क्या थी, इनकी चर्चा रहती थी, इसलिए इनके चर्चा की वजह समुद्री डाकुओं के रूप में जाना जाता था। इसलिए हमारे इंडिया के कुछ स्थानीय शासक इनसे क्या किया, शत्रुता पैदा होगी हमारे स्थानीय। अगर हम बात करें वास्को डी गामा जो भारत में आया था, उसका स्वागत एक राजा ने किया था जिसका नाम था जैमोरिन। तो क्या किया, जब समुद्री डाकू के रूप के प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो इनके जो राजा वो जैमोरिन था, जैमोरिन से पुर्तगालियों की क्या हुई, शत्रुता हो गई थी। वो क्यों हुई, इसकी क्या वजह थी। अगर हम बात करें ना यूरोपियंस लोगों, देखो यूरोपियंस लोगों के भारत में आने से पहले भारत में कौन व्यापार करते थे, जो होते हैं अरब लोग, तुर्की लोग। अगर हम मैप की क्या किया भाई, यूरोपियंस के आने से पहले भी भारत में कुछ पहले भी व्यापार करते थे। कौन से लोग, अरब लोग, तुर्की लोग। वो क्या किया, पुर्तगालियों के आने से क्या है, अरब लोगों जलने लगे इनसे, क्योंकि व्यापार में बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, अरब लोगों ने वहां के राजाओं को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। इसलिए स्थानीय जैमोरिन से पुर्तगालियों की क्या हुई, शत्रुता हो गई थी, और पुर्तगालियों ने फिर जैमोरिन राजा को क्या किया, हरा दिया था। और हराने के बाद ही पुर्तगालियों की क्या हुई, उनकी सैनिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी भारत में। तो ये भी एक राज था कि समुद्री डाकुओं के रूप में प्रसिद्ध थे ये। तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था इनका डच एंड ब्रिटिश के आगमन से, का आगमन। तीसरा ये कारण हुआ कि काफी सालों के बाद, तकरीबन 100 सालों के बाद डच और ब्रिटिश भी भारत में आने लगे व्यापार करने के लिए। तो डच और ब्रिटिश बहुत स्ट्रॉन्ग थे इनसे काफी, तो क्या किया, उनके आने से भी इनका डिक्लाइन, पुर्तगीज लोगों का क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो और क्या था, एक सबसे बड़ा जो लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे पुर्तगीज लोगों के बारे में, द लास्ट वन इज, इन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया। इन्होंने क्या किया, भारत में एक ना धर्म होता है कैथोलिक रिलीजन। मैं कहा है आपको ये बहुत कठोर धार्मिक नीति के थे। तो इन्होंने पुर्तगीज लोगों ने भारत में किस धर्म का प्रसार किया, कैथोलिक धर्म। किस धर्म का प्रसार किया, कैथोलिक धर्म। अब ये क्वेश्चन है भी, ये कैथोलिक धर्म क्या है। देखो क्या होता है स्टूडेंट, पहले तो क्या है, कैथोलिक धर्म किससे पढ़ा है, क्या है कैथोलिक, जो कैथोलिक एक चर्च का नाम है जो ईसाइयों की सबसे बड़ी चर्च है। कैथोलिक चर्च है कि ईसाइयों की जो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है, कैथोलिक चर्च ईसाइयों की सबसे बड़ी चर्च है। तो सबसे पहले एक मीनिंग पता होना चाहिए। एक तो वर्ड होता है कैथोलिक, मैंने डाला है, एक होता है क्रिश्चियन।
क्रिश्चियन जिसे हम ईसाई कहते हैं, ईसाई। अब क्या है, इन्होंने कैथोलिक धर्म का प्रसार किया। वैसे तो ये भी ईसाई थे, पुर्तगीज लोग भी ईसाई थे, यूरोप में रहते हैं तो ईसाई धर्म है, बट इन्होंने क्या कि कैथोलिक धर्म, देखो वैसे तो ये सभी सेम ही है पर इनमें कुछ डिफरेंस हैं। देखो व्हाट इनमें क्या डिफरेंस है कैथोलिक और क्रिश्चियन में। देखो जो सभी ऑल हम कह सकते हैं, जो ऑल कैथोलिक हैं, ऑल कैथोलिक आर क्रिश्चियन। सभी कैथोलिक क्रिश्चियंस हो सकते हैं, लेकिन ऑल क्रिश्चियंस आर नॉट कैथोलिक, नॉट कैथोलिक। क्या है, देखो ये ईसाई लोग, क्या क्रिश्चियन कौन होते हैं, जो हमारे एक पर्सन थे जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, उनकी टीचिंग्स को जो फॉलो करते हैं, उनके उपदेशों को जो फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ईसाई, क्रिश्चियंस। अब ये कैथोलिक क्या है, देखो है ऑल, सभी कैथोलिक ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन सभी ईसाई क्रिश्चियंस कैथोलिक नहीं होते। ये कैथोलिक क्या है, कैथोलिक भी इसी ईसाइयों की एक सब कैटेगरी है। क्या है कैथोलिक, क्या है, पहले तो एक चर्च का नाम है। इसमें क्या थे, कैथोलिक चर्च के एक नेता थे जिनका नाम था पॉप। कैथोलिक चर्च के एक नेता थे, उनका नाम था पॉप। ये उत्तराधिकार के रूप में थे। इन्होंने भी कुछ अपनी टीचिंग्स दी, इन्होंने भी कुछ उपदेश दिए। तो जो पॉप के उपदेशों को भी मानते हैं और ईसा मसीह के उपदेशों को भी मानते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैथोलिक। और जो केवल ईसा मसीह के उपदेशों को ही फॉलो करते हैं और किसी के भी टीचिंग्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते, केवल ईसा मसीह के फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए, कैथोलिक धर्म का प्रसार किसने किया, वो थे पुर्तगीज लोग। उन्होंने कैथोलिक धर्म का क्या किया था, प्रसार किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट्स आज पुर्तगीज लोगों के बारे में भी। सबसे पहले पढ़े हैं पुर्तगीज लोग कैसे आए भारत में, इनका आगमन कैसे शुरू हुआ, तो इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा, क्योंकि इनके बारे में बहुत हमें डिटेल में नहीं पूछा था, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक कौन सा है, ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर हमारे भारत पर राज किया है। तो इनके बारे में जो जो कुछ बनता था वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो आगे हम देखेंगे डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इनके बाद क्या होगा, अकेले ब्रिटिश रह जाएंगे, बाकियों को क्या खदेड़ दिया जाएगा भारत से, तो फिर अकेले ब्रिटिश राज करेंगे।